हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं डकैती का शकुनी एपिसोड नंबर 8। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। कुछ ही देर में अंधेरा फैलना शुरू हो जाना था। देवराज चौहान और जगमोहन जूली के घर पर उसके पास ही बैठे थे। टेबल पर अभी भी बाकी 25,000 रखे हुए थे। 3 घंटों के दौरान जगमोहन कई बार कॉफी बना चुका था। उन्होंने भी पी और जूली ने भी। जूली दिल खोलकर उसकी बनाई कॉफी की तारीफ करती। चल अब फोन कर, जगमोहन बोला। करूं? जूली की निगाह टेबल पर रखे नोट पर गई। नोट नहीं लेने क्या? क्यों नहीं लेने? जूली अपना मोबाइल फोन उठाती क्या उठी। वैसे तुम दोनों अजीब मर्द हो। चाहते तो मैं बहुत सस्ते में तुम दोनों को उपलब्ध हो जाती। 3 घंटों में खामखाई चाय कॉफी पिए जा रहे। चुप कर, जगमोहन ने मुंह बनाया। बड़ा भाई साथ में है, तमीज से बात कर। क्यों, वो करता नहीं क्या? जगमोहन ने सक पका कर देवराज चौहान को देखा, फिर जूली से कहा, वो शादीशुदा है। शादीशुदा तो ऐसे काम ज्यादा करते। पिंटो को फोन कर। जूली ने नंबर लगाकर फोन कान पर रख लिया। बढ़िया बात करना तभी, जगमोहन ने कहना चाहा। जूली ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने को कहा। बोल जूली। तभी पिंटो की आवाज जूली के कानों में पड़ी। आ रहा है? अभी नहीं, व्यस्त हूं। ठीक है, मैं आती हूँ। बता तू किधर है? जूली अधिकारपूर्ण स्वर में बोली। तूने शाम को फोन करने को कहा था और मैंने कर दिया। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या काम। एक आध दिन की तो बात है, तब मैं तेरे पास। या तो अभी आ जा, नहीं तो मुझे बता तू कहाँ है, मैं खुद आती हूँ। नोटों की मुझे सख्त जरूरत है। अगर तू इनकार करेगा तो मजबूरन मुझे कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, समझा क्या? जूली तुनक कर बोली। उधर से पिंटो के गहरी सांस लेने की आवाज आई। फिर बोला, ठीक है, तू ही आ जा। अब ये समझ ले कि चैम्बूर में मैं तुझे किधर मिलूंगा, बता। उधर से पिंटो जूली को समझाने लगा कि वो कहाँ मिलेगा। जूली ने समझा, फिर बोली, चिंता मत कर, तू व्यस्त है तो मैं तेरा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। नोट निकालकर ऊपर की जेब में रख ले। मैं आऊं तो निकाल कर मुझे दे देना। बात किए बिना नोट लेकर चली जाऊंगी। देवराज चौहान कार चला रहा था। जगमोहन जूली के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा था। तू मुझसे फिर मिलने आएगा? जूली ने जगमोहन से पूछा। क्यों, तेरी तो शादी नहीं हुई? जूली ने जगमोहन की टांग पर अपना हाथ रखा। जगमोहन फौरन जूली का हाथ पीछे करता क्या उठा। तूने हमसे मुफ्त में 50,000 रुपए कमा लिए। मुफ्त में क्यों? मैंने तुम्हारा काम नहीं किया क्या? पिंटो के बारे में। तभी देवराज चौहान की आवाज गूंजी। हमारा पीछा हो रहा है। जगमोहन चौंका, तुरंत गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अंधेरा हो चुका था। पीछे कारों की हेडलाइट की तीव्र रोशनियां चमक रही थी। कौन हो सकते हैं पीछा करने वाले? जगमोहन सीधा बैठता बोला। इन हालातों में ये ही सोच सकते हैं कि किसी पुलिस वाले ने हमें पहचाना और पीछे लग गया। देवराज चौहान ने कहा। पुलिस कार है पीछे? नहीं, साधारण कार है। क्या पता पुलिस पीछे ना हो, कोई और हमारे पीछे क्यों होगा? जगमोहन के होंठ बिछ गए। तुम दोनों तो पहुंचे हुए संत लग रहे हो। जूली क्या उठी। ऐसा क्या कर रखा है तुम लोगों ने जो पुलिस पीछे लग गई तुम्हारे? टीवी न्यूज देखती हो? जगमोहन बोला। मुझे क्या लेना देना खबरों से, सब खबरें बकवास होती है। उन बकवास खबरों को देखा सुना होता तो हमें देखते ही पहचान लेती। ओह, जूली गंभीर हुई। पिंटो से क्या चाहते हो? वो दोस्त है हमारा, उससे कुछ बात करनी है, कहते हुए जगमोहन ने पुनः पीछे देखा। देवराज चौहान ने कार की रफ्तार बढ़ा दी थी। जगमोहन समझ गया कि देवराज चौहान पीछा छुड़ाने की फिराक में है। अगले 10 मिनटों में देवराज चौहान ने कार को कई जगह मोड़ा। जगमोहन पीछे ही देखता रहा। पीछे एक कार ने उनके पीछे आने की पूरी चेष्टा की, परंतु जल्दी ही उससे पीछा छूट गया। अब की बार देवराज चौहान ने कार की रफ्तार तेज ही रखी। कोई पीछे है क्या अभी भी? जगमोहन ने पूछा। नहीं, सब ठीक है, देवराज चौहान बोला। कौन हो सकता है हमारा पीछा करने वाला? देवराज चौहान ने जवाब में कुछ न कहा। लगभग 50 मिनट में वे लोग चैम्बूर पहुंच गए थे। अब कहाँ जाना है? देवराज चौहान ने पूछा। जूली रास्ता बताने लगी। उसके 10 मिनट बाद जूली ने एक जगह कार रोकने को कहा। देवराज चौहान ने कार रोकी। सड़क के दोनों तरफ फ्लैट्स बने हुए थे। सड़क आगे तक जा रही थी। जूली हर तरफ देखती बोली, इसी सड़क पर कहीं पिंटो मौजूद है। कहाँ? देवराज चौहान बोला। यह तो मुझे भी नहीं पता, फोन कर उसे, जगमोहन ने कहा। जूली ने मोबाइल निकालकर पिंटो का नंबर मिलाया। बात हुई। कहाँ है? जूली बोली, मैं आ गई हूँ। किधर है तू? पिंटो की आवाज आई। उसी सड़क के शुरू में जहां से फ्लैट शुरू होते हैं, वहां से आगे चलना शुरू कर दे, मैं तुझे पहचान लूंगा। तू इसी सड़क पर आगे कहीं है? हाँ, ठीक है, मैं आती हूँ, कहकर जूली ने फोन बंद किया और क्या उठी। पिंटो इसी सड़क पर आगे कहीं है। मैं इस सड़क पर आगे जाऊंगी और वो मुझे पहचान कर बुला लेगा। ठीक है।
देवराज चौहान कार का इंजन बंद करता कह उठा, तुम आगे आगे चलो, हम तुमसे 10-15 कदम पीछे होंगे। पर इस तरह तो पिंटो से मेरी बिगड़ जाएगी, वो नाराज हो जाएगा कि मैं तुम लोगों को उस तक क्यों ले आई। तू पिंटो से मिलकर टैक्सी लेकर वापस चले जाना, हम उसे नहीं बताएंगे कि तू हमें यहाँ लाई। जगमोहन बोला, पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। जूली कार का दरवाजा खोलते बोली, मैं जाती हूँ, उससे नोट तो ले लूं। जूली कार से निकलकर उसी सड़क पर आगे बढ़ गई। देवराज चौहान और जगमोहन 15 कदम का फासला रखे उसके पीछे चल पड़े। दोनों की नजर जूली पर थी कि कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर खिसक ना ले। वैसे सड़क पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी थी, परंतु उनकी रोशनी सिर्फ इतनी थी कि सड़क को देखा जा सके। 2-3 मिनट बाद उन्होंने जूली को ठिठक कर पास ही फुटपाथ पर चढ़ते देखा। वहां एक पेड़ था जिसके तने के पास कोई आदमी खड़ा दिखा। जूली उससे बात करने लगी थी। वे दोनों भी रुक गए थे। यही है पिंटो, जगमोहन के ऑटो से निकला। जूली आधा मिनट ही खड़ी हुई थी उसके पास, फिर उससे अलग होकर फुटपाथ से उतरकर वापस चल पड़ी। जूली उनके पास से होकर निकली और बिना रुके बोली, वो ही है पिंटो। जूली ने दबे स्वर में कहा और आगे बढ़ती चली गई थी। देवराज चौहान और जगमोहन के कदम पुनः आगे बढ़ने लगे। दोनों की चाल शांत थी। उन्होंने फुटपाथ पर पेड़ के पास छिपे अंदाज में खड़े पिंटो को देखा। वो पिंटो ही था। देवराज चौहान और जगमोहन एकाएक फुटपाथ पर चढ़े और उसके पास जा पहुंचे। सामने देवराज चौहान और जगमोहन को देखकर पिंटो के पांवों तले से जमीन निकल गई। वो ठगा सा, हक्का बक्का सा खड़ा दोनों को बारी बारी देखने लगा। एकाएक घबराहट उस पर सवार होने लगी। दोनों एक टक पिंटो की बदलती हालत देखते रहे। स्ट्रीट लाइट की मध्यम सी रोशनी वहां तक आ रही थी। देवराज चौहान, पिंटो सूखे ऑटो पर जीप फेर कर अटकते स्वर में बोला, मैं तो यहाँ यूं ही खड़ा था, तुम पर नजर नहीं रख रहा, मैं तो यूं ही। मैं कहाँ पर हूँ तेरे को पता है? देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। पिंटो के होठ हिलकर रह गए। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर सामने के फ्लैटों पर नजर मारी। वहां हर फ्लैट के कमरों में रोशनियां हो रही थी। देवराज चौहान ने पुनः पिंटो को देखकर कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे फ्लैट की कौन सी खिड़की या बालकनी है, तू ही बता दे। मैं? हाँ बता। देवराज चौहान के दांत भीज गए। वो, पिंटो ने घबराकर एक फ्लैट की बालकनी की तरफ इशारा किया जिसका दरवाजा बंद था, परंतु भीतर कमरों में रोशनी हो रही थी। देवराज चौहान और जगमोहन ने उस फ्लैट की बालकनी को पहचाना। कौन कौन है वहां? देवराज चौहान बोला। पिंटो ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और न समझने वाले ढंग में देवराज चौहान को देखने लगा। जवाब दो, उस फ्लैट में कौन कौन है? तुम दोनों ही तो हो वहां। पिंटो घबराए स्वर में कह उठा, मैं जानता हूं तुम देवराज चौहान नहीं हो। तुमने देवराज चौहान डकैती मास्टर का मास्क अपने चेहरे पर लगा रखा है। ये भी जगमोहन नहीं है, लेकिन मैं ये बात किसी को बताऊंगा नहीं। मैं तो तुम लोगों से मिलने की सोच रहा था। बात कुछ नहीं है, बस मैं तो थोड़ा बहुत माल तुम लोगों से लेना चाहता था। दोस्त हूं तुम लोगों का। पुलिस के पास जाने का मेरा कोई इरादा ना है। तुम लोगों ने बैंक लूटा, ज्वेलर शॉप लूटी, करोड़ों रुपए बना लिए, न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को भी लूट लिया। मैंने अखबार में पढ़ा था। खैर, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि 1-8 करोड़ मुझे दे दो, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। 1-8 करोड़ रखने की जगह है तेरे पास? जगमोहन तीखे स्वर में कह उठा। हाँ है, तुरंत पिंटो ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान ने सिर घुमाकर फिर से उस फ्लैट को देखा और पिंटो से बोला, मैं ही असली देवराज चौहान हूं, ये असली जगमोहन है। क्या मतलब? देवराज चौहान की निगाह पिंटो के चेहरे पर जा टिकी। हम पहले तो नहीं मिले पिंटो। मिले थे जब एसीपी चंपानेर उस कॉटेज पर। पिंटो ने तब सब कुछ बताया। वो मैं नहीं था। देवराज चौहान बोला, वो वीरेंद्र त्यागी था। त्यागी? वो जिसने मेरे चेहरे का मास्क लगा रखा है। मैं असली देवराज चौहान हूँ। तुम तो वो ही हो जो सामने फ्लैट में। वो मैं नहीं हूँ। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा, वो वीरेंद्र त्यागी और जगजीत है जो कि चेहरों पर मेरा और जगमोहन का फेस मास्क डाले हमारे नाम पर डकैतियां कर रहे। पिंटो बुरी तरह चौंका। अब वो सारा मामला समझा। तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? पिंटो के होठों से निकला। जूली, तुम लोग जूली के। पुलिस को तेरी तलाश है पिंटो। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। मेरी तलाश? क्यों? पुलिस मानती है कि तू त्यागी और जगजीत पर नजरें रख रहा है। कैसे जानती है? पिंटो के दिमाग में जेल घूमने लगी। परेरा ने पुलिस को बताया कि तू उन पर नजर रख रहा है। पिंटो को लगा कि वो कानूनी पछड़े में बुरी तरह फंस गया है। तो इस बात का जीता जागता गवाह है कि वो लोग देवराज चौहान और जगमोहन नहीं, बल्कि चेहरे पर मास्क लगाकर वो देवराज चौहान और जगमोहन बने हुए हैं। तुझे तो गवाह के रूप में पुलिस के पास होना चाहिए। पिंटो घबरा गया। ये क्या कह रहे हो? वो पलटा और फुटपाथ से छलांग लगाकर सड़क पर दौड़ने लगा। जगमोहन फुर्ती से उसके पीछे दौड़ा।
देवराज चौहान ने दोनों को भागते देखा। चेहरे पर कठोरता थी। आते जाते लोगों ने यह भागदौड़ देखी तो ठिठक गए कि मामला क्या है, जबकि देवराज चौहान सोच रहा था कि कहीं त्यागी और जगजीत बाहर हो रही गड़बड़ के बारे में जान न ले। ऐसा हुआ तो फौरन अपना ठिकाना छोड़ देंगे और मजबूरन उन्हें शूट करना पड़ेगा, जबकि वो चाहता था कि दोनों पुलिस के हाथ लगे और यह बात कबूले कि तीनों डकैतियां उन्होंने देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों का मास्क पहनकर की थी। असली अपराधी तो वे दोनों हैं। अब सड़क पर पिंटो और जगमोहन नहीं दिख रहे थे। चेहरे पर सख्ती समेटे देवराज चौहान ने जेब से मोबाइल निकाला और एसीपी खेमकर के नंबर मिलाने लगा। वो उन्हें त्यागी और जगजीत के बारे में खबर देना चाहता था कि उन्हें कानून पकड़ सके और उनसे न्यूक्लियर खोजी डिवाइस हासिल हो सके। उस पर से उस जुर्म का दाग हट सके जो उसने किया ही नहीं। देवराज चौहान अभी नंबर मिला भी नहीं पाया था कि तभी फुटपाथ के पास एक कार आकर रुकी। बरबस ही देवराज चौहान की निगाह कार की तरफ उठी। कार के एक आगे का और दो पीछे के दरवाजे खुले। 3 आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में रिवॉल्वरें चमक रही थी। पलक झपकते ही वे देवराज चौहान के पास आ पहुंचे थे। कोई शरारत मत करना देवराज चौहान, एक ने खतरनाक ढंग में कहा। हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो। हो कौन तुम लोग? देवराज चौहान के होठों से निकला। मोबाइल फोन जेब में रख लिया। यहां से तो चलो, पता चल जाएगा। रिवॉल्वर उसकी कमर से सट गई। दूसरे ने उसकी तलाशी में रिवॉल्वर बरामद की। मैं इस वक्त जरूरी काम पर हूं और हम भी तो अपना जरूरी काम कर रहे हैं, तुम्हें यहां से ले जाने का। बात क्या है? देवराज चौहान के दांत भिज गए। जवाब में एक और रिवॉल्वर उसकी कमर से आ सटी। अगर तुमने चलने से इनकार किया तो तुम्हें शूट कर देंगे, तीसरा दांत किटकिटाकर बोला। उनके साथ चलने के, उनकी बात मानने के अतिरिक्त देवराज चौहान के पास कोई रास्ता न था। उसने उस तरफ नजर मारी जिधर पिंटो और जगमोहन भागे थे, परंतु वो नहीं दिखे। उन तीनों के साथ देवराज चौहान कार में जा बैठा और कार आगे बढ़ गई। देवराज चौहान का खून खौल रहा था कि त्यागी जगजीत पिंटो के बताए उस फ्लैट में थे, परंतु इन लोगों ने आकर उसका खेल खराब कर दिया। तुम लोग हो कौन? देवराज चौहान ने पूछा। खामोशी से बैठे रहो देवराज चौहान। कमर पर लगी रिवॉल्वर का दबाव इन शब्दों के साथ बढ़ गया। जगमोहन ने पिंटो को एक अंधेरी गली में जा पकड़ा था और तबीयत से जमकर उसकी धुनाई की थी। इतना मारा उसे कि उसका करहाना तक धीमा हो गया था। जगमोहन ने देवराज चौहान को फोन किया। दूसरी तरफ बेल बजने लगी। लंबी बेल जाने के पश्चात ही देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। उसे पकड़ा। उधर से देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, वो खेमकर को फोन करके उसे खेमकर के हवाले कर दो और खेमकर को उन दोनों के बारे में बता दो कि वो किस फ्लैट में है। कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया है, पता नहीं दोबारा हमारी कब बात होगी। तुमसे जो कहा है वो काम कर दो। देवराज चौहान के इन शब्दों के साथ ही फोन बंद हो गया, परंतु फोन बंद होने से पहले उसने किसी के कहे ये शब्द सुने कि इससे फोन ले लो। जगमोहन हक्का बक्का रह गया था। देवराज चौहान का किसी ने अपहरण कर लिया। किसने? समझ नहीं आया कि अपहरण करने वाले कौन हो सकते हैं, परंतु ये समझते देर न लगी कि जो कार उनका पीछा कर रही थी, अपहरण करने वाले वो ही लोग हो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि पीछा छूट गया, परंतु वो पीछे ही थे। जगमोहन देवराज चौहान के बारे में चिंतित हो उठा, लेकिन काम उसके सामने था जो देवराज चौहान ने करने को कहा था। जगमोहन ने नीचे पड़े करहाते पिंटो को देखा, फिर मोबाइल निकालकर खेमकर के नंबर मिलाने लगा। जल्दी ही देवराज चौहान को एहसास हो गया कि उसके अपहरण के पीछे वो अकेली कार नहीं है, बल्कि 2 कारें और भी आगे पीछे है। यह एहसास उन लोगों की बातों से हुआ, परंतु अभी तक समझ नहीं पाया था कि उसके अपहरण के पीछे कौन है। रिवॉल्वर अभी तक कमर से लगी थी। वो पीछे वाली सीट पर 2 व्यक्तियों के बीच बैठा था। साथ में बैठे दूसरे व्यक्ति ने रिवॉल्वर वाला हाथ अपनी गोद में रखा था और लगातार उसे देखे जा रहा था। आगे एक कार चला रहा था और दूसरा उसकी बगल में बैठा था। यकीनन वो भी रिवॉल्वर पकड़े हुए था। उसके प्रति पूरी तरह सतर्क थे वो लोग। जगमोहन का फोन आने पर कठिनता से इन लोगों ने बात करने दी थी। उसके बाद उसका फोन लेकर एक ने अपनी जेब में डाल लिया था। देवराज चौहान को इतना तो महसूस हो गया था कि ये किराए के लोग हैं। असल में इस मामले के पीछे कौन है वो अभी तक नहीं दिखा था और शायद उसे उसी के पास ही ले जाया जा रहा था। 1 घंटे बाद देवराज चौहान को फैक्ट्री जैसी इमारत में ले जाया गया। फैक्ट्री में काम चल रहा था। मशीनों की आवाजें सुनाई दे रही थी। वर्कर्स इधर से उधर जा रहे थे। वे तीनों देवराज चौहान को बीच में लिए इस तरह आगे बढ़ रहे थे कि देखने वाले को लगे कि सब कुछ सामान्य है। इमारत के भीतर प्रवेश करके एक तरफ की सीढ़ियां चढ़कर वे पहली मंजिल पर पहुंचे। सामने राहदारी में चलते हुए वे एक कमरे में प्रवेश कर गए। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, भीतर कोई न था। देवराज चौहान के साथ
वो आदमी वहीं रहे, एक बाहर निकल गया। दोनों ने अब रिवॉल्वरें निकाल ली थी। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठा कमरे में निगाहें दौड़ाने लगा। यह कमरा सामान्य कमरों से कुछ बड़ा था और यहाँ फैक्ट्री जैसा कोई काम ना होता था। एक तरफ डबल बेड रखा था, दूसरी तरफ बैठने के लिए सोफे और कुर्सियां थी। छत पर 2 पंखे लगे हुए थे। फ्रिज, टीवी और अलमारी वहां थे। देवराज चौहान ने उन दोनों आदमियों पर नजर मारी। किसके पास लाए हो मुझे? देवराज चौहान ने पूछा। अभी पता चल जाता है। जबकि देवराज चौहान सोच रहा था कि जगमोहन ने खेमकर को फोन कर दिया होगा। त्यागी और जगजीत को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी तैयारियों में जुट गई होगी। तभी देवराज चौहान ने कदमों की आहटें महसूस की, दरवाजे की तरफ देखा। उसी पल 2 ने भीतर प्रवेश किया। एक तो वही था जो उसे यहाँ छोड़कर गया था। देवराज चौहान की निगाह दूसरे व्यक्ति पर जा टिकी। वो 50-55 के मध्यम कद का व्यक्ति था। बदन पर सफेद कुर्ता पायजामा था जो कि सुबह का डाला अब कुछ मैला हो रहा था। सिर के सफेद काले बाल थे, ऐसे ही बालों की दाढ़ी थी। वो मुसलमान था। उसने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, आदाब, मुझे पठान कहते हैं। देवराज चौहान की शांत निगाह उसके चेहरे पर थी। तुम देवराज चौहान हो? डकैती मास्टर देवराज चौहान? पठान ने पूछा। तुम्हें क्या लगता हूँ? देवराज चौहान बोला। अभी तो तुम मुझे कुछ भी नहीं लग रहे। कहते हुए पठान आगे बढ़ा और अलमारी खोलकर उसमें से लिफाफा निकाला और उसके भीतर रखी तस्वीर निकालकर उसे देखा, फिर देवराज चौहान को। वो तस्वीर देवराज चौहान की ही थी, परंतु पुरानी थी। लगता तो यही है, पठान बड़बड़ाया। फिर अपने आदमियों से बोला, ये देवराज चौहान ही है ना? जी जनाब, कैसे कह सकते हो? इन दिनों टीवी पर देवराज चौहान यानी कि इसकी काफी तस्वीरें दिखाई जा रही है, तभी तो इसे पहचान सके। पठान देवराज चौहान की तरफ बढ़ता क्या उठा। फिर तो यह निश्चित रूप से देवराज चौहान ही होगा। जाओ तुम लोग, दरवाजा बंद कर दो और बाहर ही खड़े रहना। एक कान भीतर ही रखना, यह खतरनाक है। हमें तो नहीं लगा, एक ने कहा। नहीं लगा? नहीं। एक तरफ तो कहते हो कि यह डकैती मास्टर देवराज चौहान है, दूसरी तरफ कहते हो कि यह खतरनाक नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ लागू नहीं हो सकती, इसलिए अपने विचार जाहिर ना ही करो तो बेहतर होगा। वे तीनों बाहर निकले और दरवाजा बंद हो गया। पठान देवराज चौहान के पास कुर्सी पर बैठता उसकी तरफ तस्वीर बढ़ाकर बोला, यह तुम्हारी तस्वीर ही लगती है। देवराज चौहान ने तस्वीर लेकर देखी, फिर टेबल पर रखते हुए क्या उठा। मेरी ही तस्वीर है, परंतु 10 साल पुरानी है। 10 सालों में कुछ खास तो नहीं बदले तुम? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। यह हमारी पहली मुलाकात है। पठान ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस तुम्हारे पास है। क्या शानदार तरीके से तुमने डकैती की। आखिर डकैती मास्टर यूं ही तो नहीं कहे जाते। पठान हंस पड़ा। देवराज चौहान के होठ सिकुड़े। वो कुछ कहता कि पठान क्या उठा। 20 दिन पहले जफर उतला का फोन आया था पाकिस्तान से कि देवराज चौहान को ढूंढो और उस पर नजर रखो, क्योंकि जफर उतला चाहता था कि अगर देवराज चौहान न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को हासिल कर लेता है तो वो उसे हर हाल में चाहिए। 20 दिन से मैंने अपने सारे आदमी तुम्हारी तलाश में दौड़ा दिए थे, परंतु तुम दिखे तो आज शाम को, जबकि न्यूक्लियर खोजी डिवाइस अब तुम्हारे पास है। यह अच्छी बात है कि मेरे आदमियों ने तुम्हें ढूंढ निकाला। अब हम आराम से डिवाइस की सौदेबाजी कर सकते हैं। जफर उतला कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। तुम जानते तो हो उसे, उससे बात कर चुके हो कई बार। मैं तुम्हारे मुंह से जवाब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता, जबकि तुम जानते हो कि मैं देवराज चौहान हूँ। पठान ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में बोला, जैसा कि मैंने बताया, मुझे जानने वाले पठान के नाम से जानते हैं और मैं यहाँ स्टील के बर्तनों की फैक्ट्री चलाता हूँ, परंतु हकीकत में जफर उतला के संगठन के लिए काम करता हूँ। हिंदुस्तान में मुंबई के काम में ही देखता हूँ। जफर उतला बता देता है कि फला फला आदमी को पैसा देना है या उसे हथियार देने हैं या फिर उसके किसी आदमी को अंडरग्राउंड करना है। जैसा भी काम हो मैं करता हूँ। हिंदुस्तान में मैं पैदा हुआ, परंतु 20 सालों से जफर उतला के संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत गरीब था मैं, परंतु जब से जफर उतला के संपर्क में आया तब से अमीर होता चला गया। मैं उसका विश्वासी आदमी हूँ। वो मुझ पर पूरा भरोसा करता है। जफर उतला का पाकिस्तान में ताकतवर आतंकी संगठन है। आसपास के कई देशों से जफर उतला के मधुर संबंध है। पाकिस्तान की सरकार तक में जफर उतला का दखल रहता है। देवराज चौहान का दिमाग तेजी से सक्रिय था। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभी अभी मैंने पाकिस्तान जफर उतला से बात की। वो कहता है कि तुमसे डिवाइस की बात करूं। डिवाइस? जफर उतला का कहना है कि तुम बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो। ज्यादा कीमत? देवराज चौहान सतर्क हो गया। वो समझ गया था कि त्यागी देवराज चौहान बनकर ही न्यूक्लियर खोजी डिवाइस का सौदा कर रहा है।
जो कि खतरनाक बात थी। वो उसे पूरी तरह से बदनाम करने में लगा था कि डिवाइस के मामले में उसी का हाथ है। तुमने जफर उतला से कहा कि 1,000 करोड़ से ज्यादा कीमत लोगे। ये कीमत बहुत ज्यादा है। जफर उतला तुम्हें इतना पैसा देने के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें कीमत कम करनी होगी। तुम्हारी जान अब भी मेरे हाथ में है। तुम्हारी जान बख्शी देने के साथ तुम्हें 100 करोड़ दिया जाएगा और तुम डिवाइस मुझे दे दोगे। देवराज चौहान के माथे पर बल थे। लगता है तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। पठान उसके माथे पर बल देखकर क्या उठा। तभी दरवाजा खुला। एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में बजता मोबाइल था। जनाब, वो आदमी बोला, ये इसी देवराज चौहान का मोबाइल है, बज रहा है। तुम अभी अपने फोन की कोई कॉल रिसीव नहीं करोगे जब तक कि हम में तसल्ली भरी बात। पहले मुझे फोन पर बात कर लेने दो। नहीं, पठान ने कहा। फिर अपने आदमी से बोला, फोन को बेड पर रखकर बाहर निकल जाओ। उसने ऐसा ही किया। फोन डबल बेड पर रखकर कमरे से बाहर निकलकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। फोन बजना बंद हो गया था। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। उसने पठान को देखा। कोई शरारत मत करना देवराज चौहान, वरना तुमने गलत बंदे को पकड़ लिया है। क्या मतलब? मैं देवराज चौहान नहीं हूं। क्या बकवास कर रहे? मैं वो वाला देवराज चौहान नहीं हूं जिसने न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती की है। तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो, जैसे दो दो देवराज चौहान हो। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। इस वक्त तो 2 देवराज चौहान ही है। एक मैं तुम्हारे सामने हूं, दूसरा वो जिसने मेरे चेहरे का मास्क तैयार करवा कर देवराज चौहान बनकर न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती की, और अब वो उसी डिवाइस का सौदा दूसरे देशों से कर रहा है। ऐसा वो इसलिए कर रहा है कि फंसे तो देवराज चौहान ही फंसे, वो ना फंसे। पठान तीक्ष्ण निगाहों से देवराज चौहान को घूरने लगा। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी खाली बकवास का मैं विश्वास कर लूं? पठान ने कड़वे स्वर में कहा। तुम्हें करना पड़ेगा। देवराज चौहान का स्वर सख्त किंतु व्यंग भरा हो गया था। दिल तो कहता है कि तुम्हें गोली मार दूं। पठान गुर्राया। तुम कितने सस्ते ढंग से मुझे बेवकूफ बना रहे। मैं सच कह रहा हूं कि तुम्हें जिस देवराज चौहान की तलाश है वो मैं नहीं, साले। पठान गुर्राया। सीधा हो जा, वरना मेरी कही बात पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। डकैती मास्टर देवराज चौहान मैं ही हूं, परंतु जिसने न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती की, जिसने पाकिस्तान में मौजूद जफर उतला से सौदेबाजी की, वो मैं नहीं हूं। वो वीरेंद्र त्यागी नाम का इंसान है। वो मेरे चेहरे वाला मास्क पहनकर देवराज चौहान बनकर ऐसा कर रहा है। वो ऐसा क्यों करेगा? पठान ने दांत भींचकर कहा। उसकी मेरी जाति दुश्मनी है। वो पहले भी एक बार ऐसा कर चुका है। वो जानता है कि जब भी वो मेरे सामने पड़ गया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ऐसे में वो मुझे बुरी तरह फंसाकर मेरा पक्का इंतजाम कर देना चाहता है कि मेरा खतरा उस पर से हट जाए। उसने तुम्हारे चेहरे का मास्क कैसे चला लिया? जगजीत से बनवाया उसने। कौन जगजीत? वो मास्टर है फेस मास्क बनाने में। किसी के चेहरे का मास्क बना लेने में उसे महारत हासिल है। बस उसे उसकी तस्वीर चाहिए होती है जिसके चेहरे का फेस मास्क बनवाना हो। तुम्हारी तस्वीर उन्हें कहां से मिली? मेरी तस्वीर हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड में मेरी कई तस्वीरें मौजूद है। कोई भी पुलिस वाला पैसे लेकर पुलिस रिकॉर्ड की दूसरी तस्वीर बनाकर दे सकता है, देवराज चौहान ने कहा। पठान ने अपने सिर को झटका दिया और गुस्से से कह उठा, तुम कोरी बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। इस घटिया कहानी को मुझे सुनाने या दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। 100 करोड़ के साथ तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। ये बात जफर उतला कह रहा है। बात नहीं मानोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम असली नकली देवराज चौहान की बात इसलिए कर रहे हो कि मेरा ऑफर तुम्हें पसंद नहीं आया, परंतु तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलेगा। सौदा वैसे ही होगा जैसे जफर उतला चाहता है। 100 करोड़ और तुम्हारी जान बख्शी। 100 करोड़ और तुम्हारी जान बख्शी। तुम्हें यह बात हर हाल में माननी होगी, नहीं तो दिल पर पत्थर रखकर हम न्यूक्लियर डिवाइस को भूल जाएंगे और तुम्हें शूट कर देंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी। पठान तिल मिला गया। बोलो देवराज चौहान, है मंजूर? पठान ने सख्त स्वर में पूछा। मैं वो देवराज चौहान हूं ही नहीं। मेरे पास कोई न्यूक्लियर खोजी डिवाइस नहीं है। मैंने उसकी डकैती नहीं की। तुम यह कहना छोड़ोगे नहीं? मेरी सच बात पर यकीन करो। पठान कड़वे अंदाज में देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान शांत रहा। तुम चाहो तो हमारे साथ दोस्ती कर सकते हो। पठान एकाएक मुस्कुराया। दोस्ती? हाँ, हमसे दोस्ती करोगे तो रोज कम उम्र की नई नई लड़कियां तुम्हारे पास भेजी जाएंगी। महंगी शराब देंगे, हम हथियार देंगे, उम्दा किस्म की जितनी चाहो उतनी ड्रग्स दिया करेंगे। हमारे पास हर चीज का इंतजाम है। तुम काम के बंदे हो, माने हुए डकैती मास्टर हो, परंतु डकैतियों में रखा ही क्या है। हमारे पास बहुत दौलत है। तुम कुछ महीनों में बहुत बड़ी दौलत कमा सकते हो हमारे साथ काम करके। इतनी दौलत तुमने ना तो कभी देखी होगी और ना ही कभी देखोगे। हमें
तुम जैसे जाबाजों की हमेशा जरूरत रहती है। तुम्हें कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा, तुम्हें हमसे दोस्ती कर लेनी चाहिए, हर तरफ से फायदे में रहोगे। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान नाच रही थी। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस मुझसे लेना चाहते हो? वो तो लेनी ही है, वो त्यागी के पास है। फिर बकवास। पठान दांत किटकिटा उठा। तुम क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? तभी दरवाजा खोला और एक आदमी ने भीतर झांककर कहा, कुछ चाहिए जनाब? दरवाजा बंद करो। पठान गुर्राया। दरवाजा बंद हो गया। पठान ने देवराज चौहान को देखकर सख्त स्वर में कहा, तुम्हारी बकवास ज्यादा देर नहीं चलने की। तुम। उसी पल पठान का फोन बजा। पठान ने फोन निकाला और बात की। हेलो पठान। जफर उतला की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान भाग गया तुम्हारी कैद से? वो मेरे सामने बैठा है जनाब। ये आप क्या कह रहे हैं? सामने बैठा है? असंभव। 2 मिनट पहले तो देवराज चौहान से मेरी बात हुई है। ये कैसे हो सकता है? मैं देर से देवराज चौहान के सामने हुआ। उसने किसी से फोन पर बात नहीं की। नहीं, उससे मेरी बात कराओ। पठान ने देवराज चौहान को मोबाइल दिया और कहा, जफर उतला साहब से बात करो। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़े मोबाइल कान से लगाया। हेलो, कौन हो तुम? जफर उतला की आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस तुम्हारे पास है? नहीं, मैंने उसकी डकैती नहीं की। तुम देवराज चौहान नहीं हो सकते। मैं जिस देवराज चौहान से बात करता रहा हूं उसकी आवाज दूसरी है। मैं तो कब से कह रहा हूं पठान से कि मैं वो देवराज चौहान नहीं हूं। क्या मतलब? असली देवराज चौहान मैं हूं, वो नकली है जिससे तुम बात करते रहे डिवाइस की। उसने मेरे चेहरे का मास्क लगाकर ये सारा काम किया। अब भी वो देवराज चौहान बनकर सौदा कर रहा। पठान को फोन दो, उधर से जफर ने कहा। देवराज चौहान ने पठान को फोन दिया। ये तुम किसे पकड़ लाए? ये देवराज चौहान नहीं है पठान। उधर से जफर उतला ने उखड़े स्वर में कहा, यह देवराज चौहान ही है मैं। ये वो देवराज चौहान नहीं है जिससे मेरी बात होती रही। जिसके पास डिवाइस है उसकी आवाज दूसरी है। ओ, इसका मतलब ये सच कह रहा है कि त्यागी इसके चेहरे का मास्क लगाकर सारे काम कर रहा। ये जो भी है गोली मारकर इसे कहीं फेंक दो। ये जान गया है डिवाइस का मामला। ये असली देवराज चौहान। मुझे असली नकली से मतलब नहीं, डिवाइस से मतलब है, और वो इसके पास नहीं है। तुम गलत आदमी को पकड़कर झंडा फहरा रहे हो। इतने दिनों बाद देवराज चौहान को पकड़ा, परंतु वो भी गलत। देवराज। पठान खामोश रहा। खत्म करो इसे। अब इतना वक्त भी नहीं रहा कि तुम उसे तलाश सको जिसके पास डिवाइस है। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को पाने के लिए अब मुझे बड़ी रकम चुकानी होगी। इसके साथ ही उधर से जफर उतला ने फोन बंद कर दिया था। पठान ने उलझन में फंसे फोन कान से हटाया और जेब में रखा। तुम्हारे जफर उतला ने तुम्हें कहा कि मुझे खत्म कर दो? देवराज चौहान ने कहा। तुम्हें कैसे पता? पठान के होठ सिकुड़े। उसी पल बैठे बैठे देवराज चौहान उछला और पठान पर जा गिरा। पठान को संभलने का मौका ही नहीं दिया देवराज चौहान ने। देवराज चौहान पठान को लिए कुर्सी के नीचे जा गिरा। फुर्ती के साथ देवराज चौहान ने उसके होठों पर हथेली टिका दी कि चीखे नहीं। दरवाजे के बाहर खड़े 3 आदमियों तक उसकी आवाज न पहुंच जाए। नीचे गिरते ही फर्श से पठान के सिर का पिछला हिस्सा टकराया। होठों पर सख्ती से हथेली न टिकी होती तो पठान ने पीड़ा से चीख उठना था, परंतु अब सब ठीक रहा। पठान तड़पा देवराज चौहान के शिकंजे से निकलने के लिए, परंतु देवराज चौहान ने उसके मुंह पर हथेली टिकाए बैठे बैठे थोड़ा सा उछल कर घुटने का बोझ तीव्रता से उसकी गर्दन पर डाला तो अगले ही पल कड़क की आवाज गूंज उठी। पठान की गर्दन की हड्डी टूट गई थी। देवराज चौहान की हथेली उसके चेहरे पर टिकी रही। पठान का शरीर चंद पलों के लिए जोरों से तड़पा, फिर शांत पड़ता चला गया। मर गया था पठान। देवराज चौहान ने उसके होठों से हथेली हटाई। आंखें फटी पड़ी थी, होठ बंद थे। देवराज चौहान फुर्ती से उसके ऊपर से उठा और उसके कपड़े टटोलने लगा। शीघ्र ही उसे पायजामे में फंसी रिवॉल्वर मिल गई, जिसे थामे देवराज चौहान बेड के पास पहुंचा और वहां रखा अपना मोबाइल उठाकर जेब में रखा। दरिंदगी नाच रही थी चेहरे पर। बिना वक्त गवाए वो दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा थपथपाया। तुरंत ही दरवाजा खुला और एक आदमी ने तेजी से भीतर प्रवेश किया। धाए फायर की तेज आवाज उभरी। देवराज चौहान ने पलक झपकते ही ट्रिगर दबा दिया था। गोली उसकी कमर में जा लगी थी। वो चीख कर नीचे जा गिरा था। देवराज चौहान उसी क्षण खुले दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दरवाजे पर खड़े दोनों अभी तक हक्के बक्के थे कि धाए धाए। देवराज चौहान ने 2 फायर किए और गोलियां उनकी छातियों पर जा लगी थी। देवराज चौहान फुर्ती से आगे बढ़ा, बाहर निकला। राहदारी खाली थी। उन दोनों की तरफ देखने की एक बार भी कोशिश नहीं की थी देवराज चौहान ने और गैलरी में आगे बढ़ गया। रिवॉल्वर हाथ में थी। चौकन्नी निगाहें हर तरफ जा रही थी। वो जानता था कि यह फैक्ट्री पठान के आदमियों का ठिकाना है। कभी भी हथियारबंद आदमी सामने आ सकते थे। उसका फौरन वहां से निकल जाना बेहतर था। गैलरी समाप्त होते ही वो ठिठका। एक तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी
और सामने ही एक खुली खिड़की नजर आ रही थी। तभी सीढ़ियों की तरफ से आवाजें आई, जैसे कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे हो। देवराज चौहान जल्दी से आगे बढ़ा और खुली खिड़की पर जा चढ़ा। पहली मंजिल थी, जहां नीचे कम रोशनी में जमीन नजर आ रही थी। देवराज चौहान नीचे कूदता चला गया। 10, 12, 13 फीट की छलांग थी। नीचे पांव टकराते ही देवराज चौहान संभला और तेजी से बाहर जाने वाले गेट की तरफ बढ़ गया। हाथ में रिवॉल्वर दबी थी, जिसे पीठ पीछे कर लिया था। गेट पर हलचल थी, लोग आ जा रहे थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देवराज चौहान बाहर निकलता चला गया, रिवॉल्वर जेब में रख ली। सड़क किनारे तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने खाली टैक्सी पर नजर रखी, जो कि उसे जल्दी ही मिल गई। टैक्सी आगे बढ़ गई। पीछे वाली सीट पर बैठे देवराज चौहान ने मोबाइल निकाला और जगमोहन को फोन किया। तुम कहाँ हो? उसकी आवाज सुनते ही जगमोहन ने बेसब्री से पूछा। मैं ठीक हूँ, जिन लोगों ने मुझे पकड़ा था उनकी कैद से निकल आया हूँ, देवराज चौहान ने कहा। वो चाहते क्या थे? वो मुझे डिवाइस वाला देवराज चौहान समझ रहे थे। ओह तुम। त्यागी और जगजीत का क्या हुआ? वे हाथ से निकल गए। उन्हें शक हो गया होगा। जब पुलिस दल ने उस फ्लैट को घेरा तो फ्लैट खुला पड़ा था। वहां कोई भी ना था। टीवी चल रहा था, लाइट रोशन थी कमरों की। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस भी वहां नहीं थी। और पिंटो? उसे मैंने पकड़ लिया था और पुलिस को बता दिया था कि वो कौन सी गली में पड़ा है। मैं दूर से देखता रहा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। उधर से जगमोहन की आवाज कानों में पड़ रही थी। मतलब कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई। बस पिंटो ही हाथ लगा। वो जो जानता है पुलिस उससे जान लेगी। त्यागी डिवाइस बेचने की फिराक में है, देवराज चौहान बोला। वो ये सारा काम देवराज चौहान बनकर ही कर रहा है। खरीदने वाले भी यही समझते हैं कि वो देवराज चौहान से सौदा कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए खतरनाक बात हो गई। तुम बंगले पर पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूं, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। जगजीत कार चला रहा था। वीरेंद्र त्यागी उसकी बगल में बैठा था। पीछे वाली सीट पर चादर की गठरी पड़ी थी, जिसमें डकैतियों का करोड़ों रुपया और जेवरात पड़े थे। डिक्की में डिवाइस को रखा हुआ था। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। यह तो अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त यूं ही बालकनी में चला गया और मैंने वहां कुछ पुलिस वालों की झलक पा ली, वरना आज तो गए थे। जगजीत सिर हिलाकर गहरी सांस लेकर क्या उठा। जब तक न्यूक्लियर खोजी डिवाइस पास में है, इसी तरह की मुसीबतें आती रहेंगी, त्यागी बोला। तभी तो कहता हूं कि जो मिलता है वो लो और डिवाइस से छुटकारा पा लो। यही करना होगा अब। त्यागी गंभीरता। अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि पुलिस हम तक पहुंची कैसे। उन्हें कैसे पता चला कि हम कहां पर है? पुलिस इतनी तेज नहीं होती कि इस तरह पहुंच जाए, जगजीत ने कहा। तेरे घर पर चले? त्यागी बोला। नहीं, फंस जाएंगे। पुलिस को यह तो पता चल गया है कि इस मामले में तुम हो, तो यह भी पता चल गया होगा कि तुम्हारे साथ मैं हूं। मैंने ही देवराज चौहान के चेहरे का मास्क बनाया होगा। हमें नया ठिकाना चाहिए जगजीत। जगजीत के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। मुंबई हमारे लिए सुरक्षित नहीं रही, त्यागी ने होंठ भींच कर कहा। तभी जगजीत का फोन बजा। कार चलाते जगजीत ने मोबाइल निकालकर त्यागी को दिया। त्यागी ने बात की। हेलो, देवराज चौहान। उधर से विनय बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। मैं विनय बरूटा, पहचाना? हाँ। त्यागी गंभीर हुआ। इस वक्त तो फंसी में तुझे फोन कर रहा हूँ, जबकि डकैतियों के मामले में तू मेरा बच्चा है। अगर तू न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती नहीं करता तो अगले दिन ये काम मैंने कर देना था। बरूटा की आवाज कानों में पड़ी। काम की बात कर, त्यागी ने गंभीर स्वर में कहा। चीन से बात हुई? हो गई। चीन का कहना है कि वो हर कीमत पर डिवाइस पाना चाहेगी। वो ये नहीं चाहता कि अमेरिका के हाथ लगे। त्यागी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। बोला, अमेरिका भी हर कीमत पर न्यूक्लियर खोजी डिवाइस प्राप्त कर लेना चाहता है। अमेरिका क्या देता है? अब बात अमेरिका और चीन में जिद की हो गई है, इसलिए दोनों को सामने बिठाना होगा। सामने नीलामी होगी। जो ज्यादा कीमत देगा डिवाइस उसी को दे दी जाएगी, त्यागी ने कहा। कौन कौन लोग होंगे नीलामी में? अमेरिका, चीन के अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तान का एक आतंकवादी गुट। मतलब कि 4 लोग। दूसरी तरफ से विनय बरूटा ने कहा। हाँ, 4 लोग। नीलामी कब और कहाँ होगी? 1-2 दिन में ये बात फाइनल करके तुझे बता दूंगा, त्यागी ने कहा। परंतु एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्या? तुम्हें जगमोहन का फोन नंबर कहाँ से मिला? अपने काम की हर चीज हासिल कर लेना मेरे लिए मामूली बात है। ऐसी बातें मत सोचो। मैं तुम्हें परसों फोन करता हूँ। इसके साथ ही उधर से बरूटा ने फोन बंद कर दिया था। त्यागी ने मोबाइल से रॉबर्ट का नंबर मिलाया। 2-3 बार कोशिश करने के पश्चात दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो, रॉबर्ट की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैं देवराज चौहान।
ओह देवराज चौहान, रॉबर्ट का खुशनुमा स्वर कानों में पड़ा। मैं तुम्हें ही फोन करने की सोच रहा था, परंतु तुम्हारा नंबर मेरे पास था नहीं। जो है उस पर फोन लग नहीं रहा। वो फोन मैंने फेंक दिया। क्यों, कोई खतरा आ गया था उस फोन में? मैं आज शाम ही मुंबई आ गया हूँ। सोचा साथ बैठकर बात करेंगे तो ठीक रहेगा। एम्बेसी में हूँ मैं। मिलते हो अभी? अभी नहीं। हमें बात करनी चाहिए देवराज चौहान। 800 करोड़ में सौदा, वो पुरानी बात है। मैंने तुमसे कहा था कि 1000 करोड़ से ऊपर की रकम बोलो। परंतु इसके लिए हमें मिलना तो पड़ेगा कि हम। अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ गई है। त्यागी के चेहरे पर मुस्कान उभरी। क्यों? चीन इस सौदे में आ गया है और वो 1200 करोड़ रुपए देने को तैयार है। तुम सौदा करने में देर करोगे तो यह सब होगा ही। अब अमेरिका को 1200 करोड़ से ऊपर की रकम बोलनी होगी। तैयार हो? अमेरिका हर कीमत पर न्यूक्लियर खोजी डिवाइस पाना चाहता है। चीन भी यही कहता है। फिर सौदा कैसे होगा देवराज चौहान? नीलामी। चीन और अमेरिका को सामने बिठाकर डिवाइस की नीलामी करूंगा। मुझे मंजूर है। चीन भी इस बात को मंजूर कर चुका। नीलामी की जगह और समय बताओ। रॉबर्ट। त्यागी के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान थी। अगले 2 दिनों में तुम्हें जगह और समय बता दूंगा। ठीक है। पेमेंट किस रूप में लोगे? आधी नगद, बाकी डायमंड के रूप में। त्यागी ने कहा। तभी कार चलाता जगजीत के उठा। आधा नगद ज्यादा हो जाएगा। 25% नगद, 75% डायमंड में। त्यागी हंसा जगजीत को देखकर, फिर फोन पर बोला। मेरा साथी जगमोहन कहता है कि 25% नगद, बाकी डायमंड। ठीक है, पेमेंट इसी तरह की जाएगी। मैं तुम्हें जगह और वक्त बताने के लिए फोन करूंगा। कहकर त्यागी ने फोन बंद कर दिया और जगजीत से बोला। डिवाइस की कीमत काफी बढ़ सकती है। चीन और अमेरिका नीलामी में रकमें बढ़ाते रहेंगे। मैं सोच रहा हूं कि पाकिस्तान और जफर उतला को इस मामले से निकाल देते हैं। वो लोग कमजोर पार्टी है, इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। खामखा उन्हें बुलाकर दुकान दिखाने का क्या मतलब? बात तो तेरी ठीक है जगजीत। त्यागी के होठ सिकुड़े। अमेरिका और चीन से ही हमारा मतलब हल हो जाएगा। जगजीत ने कुछ नहीं कहा। पहले हमें ठिकाना तलाश करना है, उसके बाद ही आगे के बारे में सोच सकेंगे। त्यागी बोला। सूरत में एक ठिकाना है, मेरी बहन वहां रहती है। जगजीत बोला। 3-4 दिन हम वहां रह सकते हैं और वहां हम अपना माल भी रख सकते हैं, जिसे कि साथ लेकर हमें भागना पड़ रहा है। यह ठीक रहेगा। इस तरह हम मुंबई से दूर हो जाएंगे। त्यागी बोला। सूरत ही बहन के घर चल। सीधे सूरत ही निकल चलते हैं। नीलामी की जगह भी मुंबई से दूर हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। त्यागी ने सोच भरे स्वर में कहा। दिल्ली रख लें? जगजीत ने कार की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। पहले सूरत पहुंच, उसके बाद सोचते हैं। त्यागी मुस्कुराया। मैं तो देवराज चौहान के बारे में सोच रहा हूँ कि यह काम तो हमने कर दिया, साला बचने वाला नहीं पुलिस के हाथों। पुलिस जानती है कि यह काम हमने किया। जगजीत ने कहा। अदालत में पुलिस साबित नहीं कर पाएगी ये बात। जानना अलग बात है। देवराज चौहान बचने वाला नहीं। रात का 1 बज रहा था। पिंटो को उसी अस्पताल में रखा गया था जहां परेरा को रखा गया था। यहाँ तक कि कमरा भी वही था, परंतु इस बार पहरे में बेहद सख्ती इस्तेमाल की जा रही थी। कमरे के बाहर तो पहरा था ही, कमरे के भीतर पिंटो के पास भी 3 पुलिस वाले थे और उन्हें सख्त हिदायत थी कि कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर के अतिरिक्त उनकी इजाजत के बगैर पिंटो के पास न जा सके। परेरा की मौत से यह सबक तो मिल गया था कि किसी पर भी विश्वास करना ठीक नहीं। खेमकर और वानखेड़े को बहुत हद तक यकीन था कि परेरा की मौत के पीछे एसीपी चंपानेरकर का ही हाथ है, परंतु इस बात का उनके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन उनका ध्यान चंपानेरकर पर लग चुका था। पिंटो की हालत पहले से बेहतर थी। जगमोहन ने पिंटो की ऐसी ठुकाई की थी कि पिंटो का कराना रुक नहीं रहा था। आधा शरीर घायल था। डॉक्टर पूरी देख रेख कर रहे थे पिंटो की। दर्द दबाने के लिए डॉक्टर ने पेन किलर दिए थे, जख्मों पर दवा लगाई। जब कुछ संभला पिंटो तो खेमकर और वानखेड़े ने पूछताछ शुरू कर दी। उसके बाद तो घबराया सा पिंटो सब कुछ कहता चला गया। जो पिंटो जानता था इस मामले में वो सब बता दिया उसने। अब यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी कि यह मामला देवराज चौहान और जगमोहन का नहीं, बल्कि वीरेंद्र त्यागी और जगजीत का है। अब तो पिंटो रूपी गवाह भी सामने था। 1 बजे रात के दोनों पिंटो से पूछताछ करके हटे और कमरे में मौजूद पुलिस वालों से कहा कि इसका बयान सुबह मजिस्ट्रेट के सामने लेकर उसे सील बंद कर दिया जाए। इस सारे काम के लिए सुबह 9 बजे इंस्पेक्टर विजय दामोलकर यहाँ आ जाएगा। फिर डॉक्टर आया और पिंटो को नींद का इंजेक्शन दे गया। खेमकर और वानखेड़े कार में बैठकर पुलिस हेडक्वार्टर चल दिए। पिंटो ने अगर शुरू से ही कानून का साथ दिया होता तो त्यागी कब का पकड़ा जाता, न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती भी न होती। पिंटो तो खुद ही छोटा मोटा अपराधी है। वानखेड़े ने कहा। वो पुलिस का साथ क्या देगा, क्यों बताएगा वो सब कुछ? वो तो इस फेर में था कि त्यागी को ब्लैकमेल करके उससे रकम वसूली जाए। अब तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है
कि ये सब कुछ त्यागी कर रहा है और वो 2 बार हमारे हाथों से बच गया, खेमकर ने कहा। त्यागी सच में खतरनाक है। आप इस तक पहुंचे, अब इस तक पहुंचा कैसे जाए? खेमकर ने वानखेड़े को देखा। वीरेंद्र त्यागी बचने वाला नहीं, वानखेड़े बोला। देवराज चौहान उसे हर हाल में ढूंढ निकालेगा। हम क्यों नहीं ढूंढ सकते? कानून के हाथ लंबे जरूर है, परंतु वह कानून की सीमा से ही बंधे रहते हैं, इसलिए तेजी से काम नहीं करते। लेकिन देवराज चौहान के हाथ किसी भी कानून से नहीं बंधे। वो खुद एक अपराधी है और दूसरे अपराधी को आसानी से ढूंढ लेगा। तुम्हें देवराज चौहान पर बहुत विश्वास है। जब तुम देवराज चौहान को जान जाओगे तो तुम्हें भी उस पर भरोसा होने लगेगा। शाम को त्यागी किसी भी कीमत पर बचकर नहीं निकल सकता था। देवराज चौहान ने कुछ ही मिनटों में त्यागी का काम कर देना था और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस भी हासिल करके पुलिस को दे देता, परंतु उसने खुद को भी निर्दोष साबित करना था। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की संगीन डकैती उसने नहीं की, कानून को यह बताया था। तभी तो उसने जगमोहन द्वारा पुलिस यानी हमें खबर दी कि त्यागी फला जगह पर है, ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़कर उसके मुंह से सच उगलवा सके। परंतु जाने कैसे त्यागी को खतरे का आभास हो गया और वो भाग निकला। पिंटो हमें ढूंढे भी नहीं मिल रहा था, लेकिन देवराज चौहान ने पिंटो को हमारे हाथों तक पहुंचा दिया। यह बात तो मैं जानता हूँ, खेमकर ने कहा। कार तेजी से भागती जा रही थी। देवराज चौहान फिर त्यागी तक पहुंचेगा? खेमकर खेमकर सिर हिलाकर रह गया। अब घर जाने का वक्त नहीं है, मैं हेडक्वार्टर में ही नींद ले लूंगा, वानखेड़े ने कहा। मुझे जाना होगा, खेमकर बोला। सुबह 10 बजे हेडक्वार्टर पहुंच जाना। क्यों? मैं एसीपी चंपानेरकर से परेरा के बारे में बात करूंगा, वानखेड़े का सख्त स्वर। क्या बात करोगे? खेमकर के माथे पर बल पड़े। तुम सुन लेना, मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम सुन सको और हमें बात करते देख भी सको। 1-2 गवाह भी अपने साथ रख लेना। मुझे पूरा भरोसा है कि चंपानेरकर ने परेरा को तब जहर दिया जब शाम को वो परेरा से मिलने आया था। लेकिन तुम चंपानेरकर से बात क्या करोगे, वानखेड़े? खेमकर बेचैन दिखा। तुम परेशान क्यों दिख रहे हो, खेमकर? चंपानेरकर बहुत घिसा हुआ और चालाक इंसान है। वो कभी भी नहीं मानेगा कि उसने परेरा को जहर दिया। उसके अलावा परेरा के पास कोई नहीं गया था। मैंने कहा है, वो नहीं मानेगा और बल्कि तुम पर एक्शन ले लेगा। तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। निश्चिंत रहो, खुद को बचाना मुझे आता है, वानखेड़े ने होठ भींच कर कहा और मोबाइल निकाल लिया। तुम जरूर कोई मुसीबत खड़ी करोगे अपने लिए। वानखेड़े ने गहरी सांस ली और नंबर मिलाने लगा। मुझे डर है कि वीरेंद्र त्यागी डिवाइस को किसी को बेच ना दे, खेमकर बोला। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें तुरंत वीरेंद्र त्यागी को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डालकर उसकी तस्वीरें हर तरफ भेजकर रेड अलर्ट घोषित कर देना चाहिए, वानखेड़े बोला। ओह, यह बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब मैं घर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ हेडक्वार्टर ही चलता हूँ। त्यागी के बारे में 1 घंटे में मुंबई तो क्या, पूरे देश में रेड अलर्ट करवा देता हूँ। वानखेड़े ने फोन कान से लगा लिया। इस बार हमारे मुखबिर भी कोई काम की खबर नहीं दे। मुखबिर खबर दे भी दे तो कोई फायदा नहीं। वो देवराज चौहान और जगमोहन की खबर पाने में लगे, जबकि हमें वीरेंद्र त्यागी की खबर चाहिए। जगजीत की कोई तस्वीर है पुलिस के पास? नहीं। परंतु तुम रात के इस वक्त किसे फोन कर रहे हो? देवराज चौहान को। क्यों? खेमकर के होठों से निकला। उससे थोड़ी बातचीत कर लेना ठीक। तभी दूसरी तरफ से देवराज चौहान की नींद से भरी आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैं वानखेड़े बोल रहा हूँ। ओ तुम? अब देवराज चौहान की आवाज से नींद गायब थी। तुम यकीनन बहुत कोशिश करके त्यागी तक पहुंचे होंगे, परंतु अफसोस वो बचकर निकल गया, वानखेड़े ने कहा। पता चला कि उसने पहले ही फ्लैट खाली कर दिया था। हाँ, उसे कुछ शक हो गया होगा। जो भी हो, वो हाथ नहीं आया। पिंटो को पुलिस के हवाले कर देने का शुक्रिया। यह मेरा ही काम है। पिंटो पुलिस को बता सकता है कि यह काम मैंने नहीं किया। उसने त्यागी को मेरे चेहरे वाला फेस मास्क उतारते देखा था। उसका बयान मेरे को बचा सकता है इस संगीन डकैती से। उससे हमने पूछताछ कर लिए, सब कुछ उसने हमें बता दिया है। कल सुबह मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी हो जाएगी। पुलिस के लिए वो अहम गवाह है। अगर त्यागी या जगजीत हाथ में आ जाए तो मैं उन्हें ढूंढने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। हम भी कर रहे हैं, परंतु न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की चिंता है कि त्यागी उसे किसी अन्य देश को ना भेज दे। इसके लिए पुलिस को बड़े पैमाने पर भागदौड़ करनी होगी, उधर से देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। चेहरे पर गंभीरता समेटे वानखेड़े ने फोन कान से हटाया। क्या कह रहा था? खेमकर ने पूछा। उसका कहना है कि पुलिस ठीक तरह से काम नहीं कर रही, वानखेड़े ने गहरी सांस लेकर कहा। पुलिस के पास कोई जादू का डंडा तो है नहीं कि घुमाया और सब काम ठीक से निपट गया। हमसे जितना हो रहा है वो हम कर ही तो रहे हैं। फिर भी पुलिस गलत राह पर चल रही है। हमें देवराज चौहान नहीं, वीरेंद्र त्यागी चाहिए। मैं अब भी हेडक्वार्टर पहुंचकर वीरेंद्र त्यागी के बारे में मोस्ट अर्जेंट रेड अलर्ट जारी करता हूं। सुबह के 3:30 बजे वीरेंद्र त्यागी और जगजीत सूरत पहुंचे।
विभा के घर के बाहर कार जा खड़ी हुई। रात का अंधेरा और खामोशी हर तरफ थी। कभी पास तो कभी दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ जाती थी। तुम्हारी बहन का पति क्या काम करता है? त्यागी ने कार से उतरते हुए पूछा। वो जिंदा नहीं है, कुछ साल पहले बीमारी से मर गया था। जगजीत भी कार से निकला। ओह, तो अपनी बहन का खर्चा तुम देते हो? हाँ, 2 बच्चे हैं उसके, उन्हें पढ़ाना है। कार में दौलत पड़ी है। त्यागी बोला, मैं यहीं रहूंगा, तुम गेट खुलवाओ। जगजीत आगे बढ़ गया। घर के मुख्य दरवाजे पर उसे बाहर से कुंडी लगी मिली। उलझन में घिरा जगजीत कुंडी खोलकर दरवाजे को धकेलते हुए भीतर प्रवेश कर गया। विभा, जगजीत ने आशंका में घिरे मध्यम आवाज से पुकारा, परंतु कोई जवाब न मिला। बेटी, सूरज? जवाब में खामोशी ही आई। जगजीत ने जल्दी से पूरा घर छान मारा। घर में कोई न था। जगजीत परेशान हो उठा। वो तुरंत बाहर खड़े त्यागी के पास पहुंचा। गजब हो गया त्यागी। जगजीत बोला, विभा और बच्चे घर में नहीं है। तुम्हारी बहन कहीं गई होगी आसपास। दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी है, ताला नहीं लगा। जगजीत ने व्याकुल स्वर में कहा, बाहर से कुंडी लगी है? रात के इस वक्त? हाँ, वो फिर तो कोई गड़बड़ है। इस वक्त पड़ोसियों से भी नहीं पूछा जा सकता। त्यागी ने सोच भरे स्वर में कहा, मैं विभा को फोन करके देखता हूँ। कहकर जगजीत ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। त्यागी की सतर्क निगाह हर तरफ घूम रही थी। जगजीत ने नंबर मिलाकर फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जाती पाकर उसने चैन की सांस ली। लंबी बेल जाने के पश्चात उसके कानों में किसी आदमी की आवाज पड़ी। हेलो, तुम कौन हो? जगजीत तो विभा की आवाज की ही उम्मीद कर रहा था। तू अपनी क्या? ये फोन मेरी बहन विभा का है। मेरा नाम जगजीत है। तो वो तेरी बहन है? क्या मतलब? तुम कौन हो? मेरी बहन कहाँ? चिंता ना कर, वो ठीक ठाक हालात में हमारे पास है। बच्चे भी सलामत है। और तुम कौन हो? हम तो किराए के लोग हैं। किसी के कहने पर तेरी बहन को कल ही उठाया था। उसने हमें कहा था कि जब भी जगजीत नाम के आदमी का फोन आए तो उसे कह दो कि चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक। वो कौन है? मैं नहीं जानता। मेरी बहन को क्यों उठाया? मैं नहीं जानता। वो क्या चाहता है इतना तो बता दे। मैं नहीं जानता। उसका मैसेज तेरे को दे दिया है। उसने कहा था कि तेरे को आराम से बैठने के लिए कह दूं और बोलूं कि जब भी ठीक वक्त होगा वो तेरे से बात कर लेगा। कैसे वो बात कर लेगा? मेरा फोन नंबर उसके पास है कहाँ? यह बात वही जाने। विभा तुम्हारे पास है? बच्चे तुम्हारे पास है? हाँ, विभा से मेरी बात कराओ। इस बात की मनाही है तो शांत बैठ, बहन की चिंता ना कर। बच्चे मजे से खा पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। जल्दी ही वो तेरे से बात करेगा जिसके कहने पर हमने तेरी बहन को उठाया है। मेरी बात तो करा दे विभा से। जगजीत भीचे स्वर में क्या उठा। उधर से फोन बंद कर दिया गया। चिंता में डूबे जगजीत ने कान से फोन हटाते हुए कहा, गड़बड़ है त्यागी। कैसी गड़बड़? त्यागी की निगाह जगजीत पर थी। किसी ने मेरी बहन का अपहरण कर लिया है, दोनों बच्चों का भी। किसने? नहीं पता, परंतु किराए के आदमी ने कहा है कि मैं आराम से बैठूं। जिसने अपहरण करवाया है वो जल्दी ही बात करेगा। मतलब कि तेरे को नहीं पता चला कि अपहरण किसने करवाया? नहीं, वो विवाह से मेरी बात भी नहीं करा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जगजीत को जानने वाला ऐसा कौन है जो मेरी बहन को जानता है कि वो सूरत में रहती है। मैंने तो ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। जरूर बताई होगी। नहीं बताई थी। तेरे को याद नहीं होगा? सोच, अपने दुश्मन को याद कर कि दुश्मन के नाम पर मेरे लिए देवराज चौहान और जगमोहन ही है। जगजीत बोला, ये काम देवराज चौहान और जगमोहन का नहीं हो सकता। त्यागी बोला, क्यों? मन नहीं मानता? वे तो इस वक्त मुंबई में फंसे पड़े हैं, हमें ढूंढ रहे। देवराज चौहान को किसी तरह पता चल गया हो कि मेरी बहन यहाँ रहती है और उसने ये सब करा दिया हो। त्यागी ने सोच भरी नजरों से जगजीत को देखा। तेरी बहन के पास तो तेरा नंबर है? हाँ। अगर देवराज चौहान ने यह तब किया होता तो कब का उसका फोन तुझे आ गया होता। त्यागी गंभीरता, यह काम देवराज चौहान ने नहीं किया। किसी और के बारे में सोच जो तेरी बहन के बारे में जानता हो, तेरा दुश्मन हो। ऐसा कोई भी नहीं है। मैं नहीं मानता, कोई तो होगा। जगजीत के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। कुछ पल ठहर कर वो क्या उठा, नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अपहरण करने वाला क्या कहता है? वो कहता है कि जिसके कहने पर उसने अपहरण किया उसका मैसेज जगजीत के लिए है कि मैं आराम से बैठ जाऊं, जल्दी ही वो मुझसे फोन पर बात करेगा। जगजीत ने कहा, तो उसके फोन का इंतजार कर। मुझे अपनी बहन और बच्चों की बहुत चिंता सता रही है। जगजीत परेशान सा क्या उठा। विवाह और बच्चे ठीक से तो है? कहा तो मुझे यही कहा गया है। कहा तो मुझे यही है। तो वो ठीक से ही होंगे, चिंता ना कर। उसके फोन के आ जाने का इंतजार कर। समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। हम तो यहाँ कुछ दिन सुरक्षित रहने आए थे। वो तो अब भी रह सकते हैं। त्यागी ने कहा, गाड़ी का सामान उठाकर भीतर ले चल। ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं विवाह का क्या चक्कर है। हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत।
सब ठीक है, वो तेरा कोई दुश्मन है जिसने तेरी बहन और बच्चों को उठाया है। जब उसका फोन आएगा सब ठीक कर दूंगा मैं। मेरे ख्याल में किसी होटल में चल कर रहे तो। डर मत, मैं तेरे साथ हूं, हमें यहाँ कोई खतरा नहीं। सामान उठा और भीतर चल। फिर दोनों कार में रखी गठरी रूपी दौलत और न्यूक्लियर खोजी डिवाइस को मकान के भीतर ले गए। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। सुबह 9 बजे एसीपी चंपा नेरकर ने अपने ऑफिस में प्रवेश किया और चपरासी को कॉफी लाने को कहकर टेबल पर रखी फाइलों में से एक को उठाकर चेक करने लगा। 10 मिनट में ही चपरासी कॉफी दे गया। फाइल देखते हुए चंपा नेरकर ने कॉफी का पहला घूंट भरा ही था कि वानखेड़े ने भीतर प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग एसीपी साहब, वानखेड़े ने मुस्कुरा कर कहा। आओ वानखेड़े। चंपा नेरकर फाइल से नजरें हटाते हुए मुस्कुराया। आज सुबह मेरे पास कैसे? आपसे मिले बहुत दिन हो गए थे, सोचा मिल लूं। वानखेड़े बैठते हुए बोला। कॉफी लोगे? नहीं, अभी पीती। तुम आजकल खेमकर के साथ न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती पर काम कर रहे हो? हाँ, सफलता मिली कुछ? कल शाम मिलते मिलते रह गई। हमारे पहुंचने के कुछ मिनट पहले ही देवराज चौहान और जगमोहन ने वो जगह छोड़ दी थी। तुम ढीले हो वानखेड़े। वो कैसे? देवराज चौहान को अब तक पकड़ लिया या मार दिया होता तो ठीक रहता। सालों से तुम्हारे पास देवराज चौहान की फाइल है और तुमने इस मामले में खास कुछ नहीं किया। चंपा नेरकर ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। देवराज चौहान का अब कोई इंतजाम होकर ही रहेगा। अब तो इंतजाम होगा ही। इस संगीन डकैती के बाद वो जिंदा कैसे रह सकता है? वानखेड़े की निगाह चंपा नेरकर पर थी। कुछ कहना चाहते हो? चंपा नेरकर बोला। परेरा की मौत के बारे में तो आपको पता चल गया होगा। हाँ, पता चला। चंपा नेरकर ने सिर हिलाया। वो जिस रात मरा उस शाम आप उससे मिलने गए थे? वानखेड़े ने कहा। तो? चंपा नेरकर की निगाह वानखेड़े के चेहरे पर जा टिकी। जबकि यह मामला आपका नहीं है, आपका परेरा के पास जाना कुछ समझ नहीं आया। उत्सुकता के नाते मैं उससे मिलने चला गया था, सोचा उससे कुछ पूछताछ करके देख लूं। कमाल की बात है कि पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर 10 किलोमीटर दूर आप परेरा से मिलने गए, अपने काम छोड़कर, जबकि परेरा से मिलने का आपका कोई मतलब ही नहीं था। वानखेड़े का स्वर सामान्य था। मैं परेरा से मिला, क्या इस बात पर किसी को ऐतराज है? चंपा नेरकर का स्वर भी सामान्य था। वहां कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरों को ऐतराज था एसीपी साहब। चंपा नेरकर चीख उठा। फटी सी नजरों से उसने वानखेड़े को देखा। वानखेड़े के होठ भिज गए थे। वे एक दूसरे को देखते रहे। फिर चंपा नेरकर ने लंबी सांस ली और हड़बड़ाए स्वर में कहा, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था? हाँ, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। उसी कैमरे की फुटेज देखने पर पता चला कि आप वहां किस जरूरी काम के लिए गए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि परेरा को धीमा जहर दिया गया जो कई घंटों बाद असर करता है। चंपा नेरकर के चेहरे का रंग फक्क पड़ गया। तुम यूं ही तिक्का बढ़ा रहे हो? परेरा को दिए जहर से मेरा कोई मतलब नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। भला मैं परेरा को क्यों जहर दूंगा? यही बात मैं आपसे जानना आया था। कहते हुए वानखेड़े ने जेब से सीसीटीवी कैमरे की कैसेट निकाली। इसे देखने के बाद लगा मुझे कि परेरा को आपने जहर दिया है। आप कहते हैं कि आपने नहीं दिया, तो यह फुटेज मैं खेमकर को दिए देता हूँ। वो ही इस सारे मामले को देखकर फैसला करेगा कि इसी कैसेट में परेरा से मिलने की मेरी फुटेज भी है। चंपा नेरकर बेसब्री से पूछ बैठा। हाँ, मैं इसे खेमकर को। तभी चंपा नेरकर ने झपट्टा मारकर वानखेड़े से सीसीटीवी कैमरे की कैसेट ले ली। वानखेड़े सक पकाया। ये आप क्या कर रहे हैं चंपा नेरकर साहब? वानखेड़े क्या उठा। यह कैसेट मुझे चाहिए। क्यों? तुम ये मुझे ही देने आए थे ना? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता। बात अब भी कर सकते हो, परंतु पहले यह बताओ कि परेरा से मेरी मुलाकात की फुटेज तुम्हारे अलावा किसने देखी? किसी ने नहीं, सिर्फ मैंने देखी। किसी और ने नहीं? नहीं। चंपा नेरकर ने चैन की सांस ली। कैसेट उसके हाथ में थी। वानखेड़े की निगाह चंपा नेरकर के चेहरे पर थी। वानखेड़े, चंपा नेरकर ने मुस्कुराने की चेष्टा की। तुम जो रकम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगी। अपना मुंह बंद रखना। रकम के साथ मैं आपका राजदार भी बनना चाहता हूँ कि क्यों आपने परेरा को जहर दिया, क्यों उसे मारा। ऐसा करना मेरी मजबूरी हो गई थी। क्यों? हमारी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों जाएगी? ये तो आपके और मेरे बीच की बात है। वानखेड़े ने धीमे स्वर में कहा। चंपा नेरकर ने सिर हिलाया, फिर धीमे स्वर में बोला। कुछ वक्त पहले देवराज चौहान मुझसे मिला। और देवराज चौहान आपसे मिला? वानखेड़े के होठों से निकला। हाँ, मेरे से मिला। उसे अपने काम के लिए 3 लोगों की जरूरत थी और वो चाहता था कि मैं ऐसे हालात पैदा करूं कि वो तीनों आसानी से उसके काम में साथ देने को तैयार हो जाए। कौन तीनों? वानखेड़े ने उत्सुकता दिखाकर पूछा। जॉन अंत्यों परेरा, कन्हैया लखानी और राजू वाडेकर। वो ही तीनों जिन्होंने देवराज चौहान और जगमोहन के साथ मिलकर न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती की थी। हाँ, वही तीनों। मैंने ही ऐसा चक्कर चलाया कि तीनों ने देवराज चौहान का साथी बनना मंजूर कर लिया। ऐसा ही देवराज चौहान चाहता था। इस काम के बदले देवराज चौहान
मुझे बड़ी रकम देने को कह रहा था, परंतु मैंने काफी बड़ी रकम इस काम से वैसे ही बना ली, इसलिए देवराज ने मुझे कोई रकम नहीं दी। तब आपको पता था कि देवराज चौहान क्या काम करने वाला है? नहीं पता था। पता होता तो क्या तब भी उसके लिए आदमियों का इंतजाम करते? जरूर करता। डकैतियां देवराज चौहान ने करनी ही है, मैं उसके काम ना आता तो कोई और ये काम कर देता। वानखेड़े ने सिर हिलाया, फिर बोला, परेरा को जहर देकर क्यों मारा? वो पुलिस कस्टडी में पहुंच गया था और कभी भी मेरे बारे में तुम लोगों को बता सकता था कि। समझा? फिर तो परेरा को खत्म कर देना ही ठीक था। वानखेड़े ने कहा, वो तो मैंने किया ही, परंतु मैं नहीं जानता था कि अस्पताल के उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है। वो हमने ही वहां लगवाया था कि परेरा से मिलने वालों के बारे में पता चलता रहे। वहां जाकर परेरा को जहर देना खतरे का काम था, तब कोई देख सकता था, या सीसीटीवी कैमरे की फुटेज किसी और के हाथ पड़ जाती तो। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुमने ही फुटेज में परेरा को जहर का इंजेक्शन लगाते देखा मुझे, और सीधे मेरे पास आ गए। चंपा नेरकर ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। उसके बाद देवराज चौहान से नहीं मिले? एक बार मिला था, जब पुलिस उसके मोबाइल फोन की लोकेशन द्वारा उस तक पहुंचने जा रही थी, तो मैंने ही उसे फोन करके उसे आगाह कर दिया था और वो बच निकला था। इसके बदले उसने मुझे काफी अच्छा पैसा दिया। तो वो आप थे देवराज चौहान को पहले ही खबर देकर उसे भगाने वाले? वानखेड़े मुस्कुराया। ये करना जरूरी था। मैं नहीं चाहता था कि देवराज चौहान पुलिस के हाथों में पड़े और मेरा नाम ले ले कि मैंने इस काम में उसकी मदद की। साथ ही यह भी जानता था कि इस काम का देवराज चौहान मुझे अच्छा पैसा देगा। चंपा निरकर कह रहा था, तुम चाहो तो मेरे से 5 करोड़ कमा सकते हो। अच्छा, वो कैसे? देवराज चौहान को खत्म करके। वो तो मैंने उसे यूं ही पकड़ना या खत्म करना। उसे पकड़ो मत, खत्म कर दो, 5 करोड़ तुम्हारे। पर देवराज चौहान को खत्म करना क्यों जरूरी है? वानखेड़े ने पूछा। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में वो पुलिस की पकड़ में आए और मेरे बारे में बता दे कि मैंने उसकी सहायता की थी। ये काम तो आप भी कर सकते हैं। कैसे? देवराज चौहान को फोन करके किसी बहाने से बुलाएं और कहीं उसे शूट कर दें। खतरा भी खत्म हो जाएगा और तरक्की भी मिल जाएगी। बहुत आसान काम है ये आपके लिए तो। अब मेरे पास देवराज चौहान का कोई फोन नंबर नहीं है। जो नंबर मुझे पता था वो मोबाइल पुलिस को उस फ्लैट से मिला था। मतलब कि अब आपकी देवराज चौहान से बात नहीं हो सकती? नहीं। चंपा नेरकर मुस्कुरा कर बोला, 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ पहले तुम्हें दूंगा, बेशक आज ही ले लो। आज ही? वानखेड़े मुस्कुराया। हाँ, ये वर्दी पहनकर मैंने बहुत पैसा बनाया है। 5 करोड़ मेरे लिए मामूली रकम है। आप वर्दी के दम पर पैसा बनाते रहे और किसी को आज तक पता भी नहीं चला। चिंता मत करो, पैसा बनाने के सारे ढंग मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बहुत आसान है। वर्दी पहनकर किसी को भी पकड़ लो। हर कोई वर्दी वाले से डरता है। कानून के पछड़े में कोई नहीं फंसना चाहता और आसानी से नोट दे देता है। आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी। वानखेड़े मुस्कुराया। तुम आज रात मेरे घर आना, मैं तुम्हें 2.5 करोड़ दे दूंगा। देवराज चौहान को जल्दी खत्म कर देना। आपने तो इतने राज बता दिए, अब मैं भी कुछ बताऊं आपको? वानखेड़े सामान्य था। क्या? हॉस्पिटल में परेरा वाले कमरे में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, वानखेड़े ने कहा। चंपा नेरकर के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसने हाथ में दबी कैसेट को देखा। क्या बकवास कर रहे हो? चंपा नेरकर के होठों से निकला, कसम से सच कह रहा। तुमने अभी तो कहा था कि वहां कैमरा लगा था। और ये कैसेट अमर अकबर एंथोनी की है, चंपा नेरकर साहब। मैं तो आपका मुंह खुलवाना आया था, क्योंकि मुझे पूरा शक था कि परेरा को जहर आपने दिया है। इसलिए आपको बातों के जाल में फंसाना पड़ा। बल्कि कैमरा तो इस वक्त आपके इसी ऑफिस में लगा है। हमारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, देखा सुना भी जा रहा है हमें। और कौन देख सुन रहा? खेमकर, कामेश्वर साहब और साथ में कई पुलिस वाले। वे सब बगल वाले कमरे में है, वानखेड़े बोला। चंपा निरकर फटी फटी आंखों से वानखेड़े को देखता रह गया। एक बात और कि जिसके लिए आपने काम किया, वर्दी पहनकर वो देवराज चौहान था ही नहीं। देवराज चौहान के चेहरे का मास्क अपने चेहरे पर लगाए शातिर अपराधी वीरेंद्र त्यागी था। न्यूक्लियर खोजी डिवाइस की डकैती देवराज चौहान ने नहीं, देवराज चौहान बनकर वीरेंद्र त्यागी ने की। वानखेड़े के चेहरे पर कड़वे भाव उभर गए। मैं जानता हूं कि पुलिस में भी गद्दार होते हैं, और आज आप जैसे गद्दार को पकड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो गया मुझे। तभी ऑफिस का दरवाजा धकेलकर खेमकर और कामेश्वर के साथ कई पुलिस वालों ने भीतर प्रवेश किया। खेमकर ने रिवॉल्वर पकड़ रखा था, चेहरे पर गुस्सा था। चंपा नेरकर, अब तक हम न्यूक्लियर खोजी डिवाइस और वीरेंद्र त्यागी को पकड़ चुके होते जब हम उसके मोबाइल के सहारे उस तक पहुंचने जा रहे थे, परंतु तुमने उसे खबर कर दी। चंपा नेरकर का चेहरा सफेद पड़ गया था। परेरा हमारा अहम गवाह था, परंतु तुमने उसे जहर देकर मार दिया। तुम्हारी बातें, पूरी तस्वीरें रिकॉर्ड हो चुकी है और मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। जरा भी मत हिलना। कामेश्वर, इसके होल्स्टर से रिवॉल्वर खींच लो। कामेश्वर तुरंत आगे बढ़ा। खेमकर ने उस पर रिवॉल्वर तान रखी थी। एकाएक चंपा नेरकर का जिस्म गुस्से से कांपा और हाथ में दबी कैसेट वानखेड़े पर फेंक मारी। वानखेड़े फुर्ती से खुद को बचा गया।
तब तक कामेश्वर ने पास पहुंचकर अपनी रिवॉल्वर निकाली और चंपा नेरकर की गर्दन पर लगा दी। दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। शीघ्र ही मुलाकात होगी इसके क्लाइमेक्स पार्ट में। थैंक यू।